नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक की, जो कि पीएसयू सेक्टर का एक बड़ा बैंक है और इसका नंबर एसबीआई के बाद आता है। लेकिन ये स्टॉक काफ़ी चर्चा में रहा है क्योंकि ये लंबे समय से बहुत ही ज़्यादा इसने गिरावट दिखाई और कोरोना के क्रैश में भी जब ये काफ़ी नीचे गया उसके बाद भी इसने अच्छी मूवमेंट नहीं दिखाई और इसमें निवेशक जो हैं बहुत ही बड़े पैमाने पर फंसे हुए हैं ऊंचे के स्तर पे 150, 100, 80, 90 इस तरह के भाव पे बहुत लोग इसमें फंसे हुए हैं। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि अभी के बाज़ार में क्या इसमें पैसा लगाना सही है, या अगर इस समय हमको किसी स्टॉक में पैसा लगाना है तो पीएनबी का ठीक है। इस बारे में मैं इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करूँगा, साथ ही मार्केट के भी एक ओवरव्यू हम लोग देके साथ में चलेंगे, जिससे आपको शेयर मार्केट में ट्रेड करने में या निवेश करने में आसानी होगी। तो पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट कर देते हैं और साथ में मैं आपसे और भी बातें करता रहूँगा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है, इसलिए पूरे वीडियो में ध्यान से बने रहें। तो पीएनबी का मार्केट कैपिटल जो है लगभग 38,000 करोड़ रुपए का है और इसका जो डिविडेंड वाला मामला है वो नहीं है इसमें, क्योंकि डिविडेंड इस समय कोई भी पीएसयू बैंक आपको नहीं दे रही है। प्राइवेट सेक्टर के बैंक भी डिविडेंड नाम मात्र का ही देते हैं। न्यूज़ फ्लो में कुछ खास नहीं है, वही जो भाव का ऊपर नीचे उठा पटक है उसी से रिलेटेड न्यूज़ रहती हैं इसमें। और रिज़ल्ट की अगर बात करेंगे तो जो सितंबर से सितंबर वाला देखेंगे आप, तो इसमें ये एक अच्छी बात थी कि पिछले सितंबर 19 से सितंबर 20 में ये बढ़ के आया लगभग 26%। बाकी भी जो मानक थे उनके हिसाब से ये अच्छा था। और जहाँ तक एनपीएस वगैरह की बात है तो उसमें एक अच्छी बात यह है कि जो पीएसयू सेक्टर के बैंक हैं उनके एनपीए काफ़ी कम हो रहे हैं और बजट में भी कुछ ऐसे संकेत आए हैं जिससे ऐसा लगता है कि पीएसयू सेक्टर के जो दबे कुचले बैंक हैं जिनके स्टॉक के भाव बहुत ही नीचे हैं, जैसे पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इस तरह के जो बैंक हैं उनमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और जहाँ तक प्रमोटर की बात है तो इसमें लगभग 77% प्रमोटर हैं, एफआईआई नाम मात्र के हैं। और प्रमोटर होल्डिंग का मतलब ये नहीं है कि स्टॉक आपका बहुत अच्छा है अगर ज़्यादा 80%, 85% प्रमोटर होल्डिंग है। कुछ कंपनी में तो ऐसा पैटर्न रहता है कि प्रमोटर होल्डिंग नहीं होती, एलएनटी हो गया या आईटीसी हो गया। और मैं उसका उदाहरण देता हूँ यस बैंक का, जिसमें अच्छे खासे प्रमोटर होल्डिंग थी, लेकिन जब प्रमोटर ही भाव में घोटाले करने पे आ जाएं, बैंक में गड़बड़ी कर देते हैं, तो वही सारा लोग खेल करके अपना पैसा बना के निकल लेते हैं, फंस जाते हैं निवेशक। तो प्रमोटर एक मानक ज़रूर है फंडामेंटल का, लेकिन कोई ऐसी इसमें बहुत ही बड़ी बात नहीं कि प्रमोटर ज़्यादा है तो बहुत ही अच्छा स्टॉक है। तो अगर ऐसा ही होता तो बस जिसमें आप देखिए इस में सबसे ज़्यादा प्रमोटर हैं उसी में पैसा लगा दीजिए, वो ऊपर भाग जाएगा, ऐसा नहीं होता। रिटर्न की बात करेंगे तो ख़राब ही है, 3 साल 1 साल या जो भी लेके चलें, 6 महीने माले में ही कुछ पॉजिटिव आ रहा है, 10-12%। 3 महीने में 29% है। पिछले कुछ समय से इसने थोड़ा मूवमेंट ज़रूर दिखाया। ऑल टाइम इसका जो लो है 7 रुपये का था, जहाँ से भी ये ज़्यादा ऊपर नहीं गया है। ऑल टाइम हाई जरूर बहुत ऊपर है, 280 के आसपास है, 279 का। इसी को देख के जब स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है तो लोग उसमें हर पैमाने पर हर लेवल पे फंसते जाते हैं। टाटा मोटर्स भी बहुत हाई उसका ज़्यादा था, 600 के करीब का था, लेकिन वो गिरते गिरते 60 में चला गया था मार्च 2020 में कोरोना के क्रैश में। हालांकि वहाँ से उठ के 300 तक आ गया, कवर हो गया। प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है तो उसका ये एडवांटेज जरूर रहता है। पीएसयू का कोई जो K1R नहीं होता है, बड़ी समस्या हो जाती है। वो अनाथ की तरह ऐसे पड़े रहते हैं, बस गवर्नमेंट उनको बचाती है, कुछ संकट में पैसा डालती है, लेकिन पैसा खींचती भी अपने संकट में। पीएसयू पर बड़ा दबाव रहता है। कोरोना के समय सारे पीएसयूज़ पे बहुत ज़्यादा दबाव था कि सरकार को पैसा भरें, तो ये भी कारण ना कि पीएसयू के स्टॉक जो है थोड़ा दबाव में रहे। लेकिन मार्केट में एक रोटेशन पॉलिसी भी चलती है। कभी भी मार्केट अगर ऊपर है तो ऐसा नहीं कि सारे स्टॉक एक साथ ऊपर जाएंगे, उनमें बारी बारी से क्रम चलता है। अगर आपको ध्यान होगा तो सबसे पहले जब कोरोना के बाद स्टॉक मार्केट ने ऊपर जाना शुरू किया था तो सबसे पहले अगुवाई रिलायंस ने की थी। जब मार्केट 9-10 हज़ार पे था तब भी रिलायंस काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, मार्केट को ऊपर लेके जा रहा था। लेकिन अभी देखिए रिलायंस का परफॉर्म रुक गया है, वो नीचे जा रहा है या रुका हुआ है। बाकी स्टॉक अब ऊपर जा रहे हैं, एलएनटी वगैरह जो नहीं चल रहे थे वो अब चल रहे हैं। तो ऐसे एक रोटेशन होता है मार्केट में, बारी बारी से सबकी बारी आती है। तो आगे हम लोग इसमें और देखते हैं थोड़ा फंडामेंटल। कंपनी की अच्छाई बुराई में कुछ खास बातें नहीं है, इस यही है कि स्टॉक जब ऊपर गया ही नहीं तो बहुत सस्ता है, निश्चित रूप से कोई डाउट ही नहीं है। और बुराइयों में बहुत सारी बुराइयां हैं कि सेल्स ग्रोथ कम है, लो इक्विटी रिटर्न है, लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, ये सारी चीज़ें ये इसमें पिछले 5-7 साल से चल रहा है। ये कोई ख़ास बात नहीं है। हम जिस चीज़ पे चर्चा करेंगे वो कुछ अलग है।
और अगर डिविडेंड आप किसी भी PSU बैंक में देखेंगे तो नहीं आता है, जो कि एक बड़ा निगेटिव है। हालांकि पहले आते थे, लेकिन जब से इनमें NPA घोटाला और ये सब दबाव देखने को मिला है बैलेंस शीट में, तब से ये कम हो गए, ख़त्म हो गए। अब इसमें हम क्वार्टरली रिजल्ट की अगर बात करेंगे तो पहले बड़े बड़े घोटाले माल्या नीरव वाले जब झेल रहे थे ये बैंक, तो 1600 करोड़, 7000 करोड़, 7000 इस तरह के देखिए बड़े बड़े घाटे थे। लेकिन उसके बाद स्थिति में थोड़ा सुधार आया, NPAs भी कम हुए, बैलेंस शीट में सुधार आया है। तो कंपनी के अगर पिछले 2-3 क्वार्टर आप देखेंगे तो मुनाफे में गए, 800 करोड़, 900 करोड़, इस तरह से अब ये मुनाफे में आ रहा है। तो फंडामेंटल पहले से बेहतर हो रहे हैं, और सरकार का हाथ तो पीछे से रहता ही है। तो प्रॉफिट लॉस का कोई ख़ास इशू अभी फ़िलहाल नहीं है। इसमें जब लोग पैसा 100 रुपये के, 150 के भाव पे डाल रहे थे, तब भी फंडामेंटल यही थे। अब ये जब 30, 35, 25 इस तरह के भाव पे भी आया है, तो भी फंडामेंटल वही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। शेयर का भाव कंपनी की हालत पर नहीं, मार्केट के माहौल, मोमेंटम पर, और बड़े खिलाड़ी क्या चाहते हैं उस स्टॉक में, उसके ऊपर निर्भर करता है। और आपको किसी भी ट्रेड में जंप नहीं करना है, ट्रेड अपने जोन में आने पर ही लेना है। ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं करना कि मुझे आज ट्रेड लेना ही है, बस ज़बरदस्ती की हाँ ले ला, नहीं। और धीरे धीरे अपना आराम से निवेश करिए मार्केट में, मौके हमेशा रहते हैं, कुछ ना कुछ स्टॉक आपको ज़रूर मिलेंगे। तो अब इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करेंगे तो मैंने पहले भी बता दिया। हालांकि पहले से अगर देखेंगे तो बढ़ा हुआ है, मार्च 2018 से लेकर दिसंबर 2020 तक आएंगे तो प्रमोटर होल्डिंग इसमें काफ़ी बढ़ गई है। FII पहले इसमें जबकि थे 8-9% थे, धीरे धीरे कम होके 2-3% ही रह गए। ये कोई ख़ास बात नहीं, लेकिन ये जो पैटर्न है इससे कोई ऐसा साफ संकेत ऐसा नहीं आ रहा है कि ये कोई नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो हम आगे बढ़ जाते हैं, टेक्निकल पे सीधे आ जाते हैं। तो टेक्निकल पे हम चार्ट खोल लेते हैं, वीकली चार्ट हमारे सामने। मैं थोड़ा लंबा देखता हूँ, पीछे से 2008-9 से देखता हूँ, जो महामंदी आई थी पूरी दुनिया में, वो एक माइलस्टोन था। वहाँ से आप स्टॉक के बारे में देखेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। तो आप देख सकते हैं मेरे सामने वीकली चार्ट है। तो इसमें 2008 से देखेंगे तो स्टॉक ने जब गिरावट दिखाई थी महामंदी के दौर में, तो भी ये लगभग 80-90 पे ट्रेड करता था। उसके बाद इसमें जब ये मंदी का दौर निकला, बड़ा अच्छा मूवमेंट आया, और जब 279, 279 हिंदी में बोलते हैं, तो वहाँ पर ये पहुँचा था। लगभग ये 2010-11 का टाइम होगा। उसके बाद से फिर डाउन ट्रेंड में चला गया 2011 से 14 तक। उस समय तक इस स्टॉक में कोई भी ऐसा निगेटिव नहीं था, घोटाले वगैरह भी कुछ ऐसा नहीं खुले थे, सब ठीक ठाक था। फिर भी डाउन ट्रेंड में चला गया था। मार्केट का नियम होता है, जब कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग भी आती है, बड़े खिलाड़ी भी उसमें खेल करते हैं, दोनों तरफ से पैसा बनाते हैं। क्योंकि ये जो निवेश का पैसा होता है इसमें टैक्स वगैरह की छूट रहती थी, तो ये एक तरीका होता है टैक्स फ्री इनकम करने का। तो वो स्टॉक को ऊपर ले जाते हैं, फिर बाद में नीचे ला के उसको शॉर्ट करके पैसा बनाते हैं। एक तरफ से टैक्स भर देते हैं, एक तरफ से नहीं भरते हैं, फिर भी होता तो फ़ायदा ही है। तो 2014 से फिर जब मोदी सरकार आई, उसके बाद थोड़ा सा ये सर ने फिर मोमेंटम दिखाया, 250 पर गया। उसके बाद फिर डाउन ट्रेंड में आया, फिर अप ट्रेंड में गया 2017-18 के बाद से। फिर ये लगातार, इसमें सारे घोटाले भी खुल गए, ये हो गया वो हो गया, सारी न्यूज़ भी आ गई, सारा निगेटिव इसमें छा गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टॉक जब यहाँ पे इसने हाई लगाया था 230-40 के करीब का होगा, उसके बाद से लगातार ये नीचे गया। छोटे छोटे उछाल बीच में इसमें आए हैं, किसी ने एकदम एग्जैक्ट जगह पे एंट्री ली होगी। जैसे 1 साल पहले की बात है, लगभग जब स्टॉक ये 60-62 का या 56 का साथ इसने लो लगाया था, वहाँ से एक बार उछाल देके 90 तक गया था। तो वहाँ पर जो प्रॉफिट बुक कर लिया होगा तो ठीक है, वरना उसके बाद इसमें कोई मौका नहीं आया है। तो अब आते हैं इसमें नज़रिया हमारे क्या होना चाहिए। अगर आप इसमें लंबे समय के निवेशक हैं तो भी मैं कहूँगा कि आप इसमें दूर रहिए, क्योंकि अभी भी मैं मानता हूँ कि इसमें कोई बहुत बड़ा उछाल नहीं आएगा। मैं एक शॉर्ट टर्म का नज़रिया आपको देता हूँ। निवेश अगर आपको करना है तो ये लेवल ज़रूर आकर्षक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ खोने को नहीं है। अगर आप पहले से फंसे हुए हैं 70, 80, 90 के भाव पे, तो आप इसको होल्ड करिए। यहाँ पे अगर आप थोड़ा एवरेज कर सकते हैं तो एवरेज करिए, अपना एवरेज खींच के 50-60 पे ले आएंगे तो ये भाव एक ऐसा भाव होगा जो आसानी के साथ अचीव हो सकता है। कुछ भी इसमें पॉजिटिव मोमेंटम आएगा स्टॉक में तो ये स्टॉक ऊपर को चला जाएगा। आप 1 से 1.5 साल का इसमें नज़रिए रखिए और इसको 35 के करीब लेने की कोशिश करिए। थोड़ा और नीचे का 2-4 रुपये नीचे मिल जाए तो वहाँ पर इसको लीजिए। और मुझे उम्मीद है ये अगर आप 8-10 महीने का नज़रिए रखेंगे तो एक उछाल में ये 65, 70 या 75 रुपये तक इस तरह से भाव ये आराम से दिखा देगा, जो यहाँ से डबल होता है। वैसे भी मार्केट की हालत ऐसी है इस समय कि काफ़ी हाइज पे है। बड़े बड़े जो ब्लू चिप कंपनी से काफ़ी ऊपर जा चुकी हैं, उसमें बहुत संभल के पैसा लगाने वाला है। रिलायंस का उदाहरण मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ।
जो लोग अब बाद में रिलायंस में पैसा लगाए उनको नुकसान ही हो रहा है। तो किसी भी कंपनी में किसी भी समय नहीं कूदना है, माहौल देख के। तो पीएनबी में मैं ऐसा नहीं कह रहा फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा, लेकिन इसके भाव ऐसे हैं और मार्केट के जो हालात हैं उनके हिसाब से सबका नंबर आता है बारी बारी से। तो पीएसयू बैंक्स का भी नंबर आएगा। तो ये सब बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पीएनबी, ये सारे चलेंगे और एक साथ ही चलेंगे। इन तीनों 4 बैंक जो हैं उनमें से आप कोई भी चुन लीजिएगा, परसेंट जो आपका मुनाफे का रहेगा वो लगभग एक जैसे रहेगा। तो इसमें आप 1 से 1.5 साल का नज़रिया लेके चल सकते हैं। बहुत लंबा नज़रिया इस तरह के स्टॉक में नहीं लेके चलना, उसके लिए दूसरे तरह के स्टॉक होते हैं, आईटीसी वगैरह पे आप ध्यान दे सकते हैं। अब आते हैं इसमें ट्रेडिंग पे। तो ट्रेडिंग के नज़रिए के हम लोग देखने के लिए इसमें खोल लेते हैं वनडे चार्ट। मैं वनडे चार्ट खोलता हूँ। आजा भाई, कहाँ है? ये गया वनडे चार्ट। तो शॉर्ट टर्म का नज़रिया देखने के लिए वनडे चार्ट हमारे पास आ गया है। और इसमें आप देख सकते हैं क्योंकि जो वीक स्टॉक होते हैं 200 डे में बड़ी जल्दी तोड़ते हैं। तो इसमें भी आप देखिए, इसने एक बार अटैम्प्ट लिया था, 200 डे के ऊपर गया था, 42-43 का हाई लगाया था इसने। और कोरोना के समय जो क्रैश आया था उसमें 20 के आसपास गया था, तो वहाँ से ये लगभग डबल हो गया था। हालांकि बाकी स्टॉक 3-4-5 गुने तक भी हो गए, लेकिन ये डबल से ज़्यादा नहीं जा पाया। और 200 डेमा के बाद ये ज़्यादा सस्टेन भी नहीं है वहाँ पे। और यहाँ पे देखिए इसने अप मूवमेंट दिखाई थी 200 डेमा, फिर यहाँ पे 200 डेमा तोड़ दिया। उसके बाद एक अटैम्प्ट यहाँ पे और लिया, फिर भी ज़्यादा सस्टेन नहीं किया, फिर ये नीचे आ गया। अभी जो इसने मूवमेंट दिखाई है वो लगभग 32-33 रुपये के पास से घूम के ये दोबारा अपने 200 डेमा को अप्रोच कर रहा है। तो इसमें अभी ऐसा कुछ नहीं खास बात है, बस ये अच्छी बात है कि 150 और 20 डेमा के ऊपर है, लेकिन 200 डेमा को ये अप्रोच कर रहा है। तो इसको ऑप्शन चेन से मिला के इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ट्रेड बन सकता है। आरएसआई की जब बात करेंगे तो स्टॉक चूँकि 3-4 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में तेज उछाला है, पीएसयू भी भाग रहे हैं, तो ये आरएसआई में एक सिग्नल अच्छा जनरेट हो गया, बाई सिग्नल आ गया। एमएसीडी भी बाई सिग्नल जनरेट कर देगा, क्योंकि स्टॉक अगर ऐसे मोमेंटम में रहेगा तो एमएसीडी में भी मोमेंटम में वो बाई सिग्नल आ जाएगा। ऑप्शन चेन खोलते हैं, फिर टारगेट लेवल सेट करते हैं। तो ऑप्शन चेन में हमारे सामने ये आ गया है पीएनबी का। इसमें आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो पुट राइटिंग हो रखी है वो किस स्ट्राइक पे है। तो 617 का लेवल देखिए यहाँ पे, ये जो 617 का लेवल है यहाँ पे 30 के भाव पर, 30 के भाव पे 617 है, तो ये सबसे ज़्यादा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे दूसरा हाईएस्ट है 330 का 35 के भाव पे, जहाँ पे ऑलरेडी ये स्टॉक काम कर रहा है। तो मतलब बेस अभी भी काफ़ी पीछे है, जैसा कि मैंने बताया कि 200 डेमा को ये अप्रोच कर रहा है। अभी जो ट्रेडर्स देख रहे हैं इसमें, जो पुट राइटिंग करते हैं, वो जब देख रहे हैं ये 200 डेमा के ऊपर सस्टेन कर जाएगा, उसके ऊपर की क्लोजिंग देगा, फिर वो अपनी पुट राइटिंग पीछे आगे की तरफ खींचेंगे, 35 के आसपास लाएंगे। अभी वो 30 के आसपास ही सेफ मान रहे हैं, 35 को सेफ नहीं मान रहे हैं, क्योंकि 200 डेमा के ऊपर क्लोजिंग इसने नहीं दी है। अब हम आते हैं कॉल राइटिंग सबसे ज़्यादा कहाँ पे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 2600 के आसपास इसमें लगा हुआ था 35 के भाव पे। तो इसमें 35 के भाव पे 2698 का है, 35 के भाव पे नहीं, सॉरी 40 के भाव पे है। 35 के भाव पे तो अभी कुछ खास है नहीं, वो मिडिल पॉइंट है, वहाँ पे फुटबॉल को खेला जा रहा है वो। तो ये आप तो देख सकते हैं, ये 2698 की जो ओपन इंटरेस्ट है ये 40 के भाव पर है। तो मतलब ये हमारा पहला टारगेट हो सकता है। तो हमें स्टॉप लॉस इसमें थोड़ा दूर ये 30 का ही रखना होगा। और उसके बाद कोशिश हमारी ये रहेगी कि स्टॉक में थोड़ा सा गिरावट आती है 35 के आसपास, 36 अभी लगभग ये है, तो 35-34 इस तरह के रेट पे मिल जाए, या थोड़ा सा और गिरावट आती किसी वजह से मार्केट क्योंकि बहुत तेज़ ऊपर चढ़ा है, और अगर इसमें एक रनिंग करेक्शन भी आता है तो स्टॉक 2-3 रुपये नीचे आ सकता है। तो वहाँ पे इसको लेके 30 रुपये का इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे। पहला टारगेट हमारा रहेगा 40 का, जो कि वहाँ पे एक 200 डेमा का रेजिस्टेंस भी है। उसको सस्टेन करके अगर वहाँ पे रुकता है स्टॉक 40 के ऊपर, तो हमारा दूसरा टारगेट 45 से खुल जाएगा। तो पहला टारगेट 40 का, दूसरा टारगेट 45 का। जब 40 का टारगेट पहला अचीव होगा तो वहाँ पे हम 50% प्रॉफिट अपना बुक करेंगे और स्टॉप लॉस को खींच के ले आएंगे 35 पर, और दूसरा टारगेट खुल जाएगा 45 का। और अगर आप लंबे समय का निवेश थोड़ा रखना चाहते हैं, 1 साल 1.5 साल का नज़रिया,
तो मैंने आपको पहले बताया कि आप 75 से 80 रुपये का टारगेट रख सकते हैं और यहाँ पे आराम से निवेश कर सकते हैं। पहले के ऊपर के भाव में अगर आप फंसे हुए हैं तो यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक में यहाँ पे ज़्यादा कुछ खोने को नहीं है। बाकी इसमें होगा क्या, कुछ कोई नहीं जानता है। न्यूज़ इस तरह की भी आ रही हैं कि गवर्नमेंट जो है कुछ पीएसयू बैंक्स जो नहीं अच्छे चल रहे हैं उनका प्राइवेटाइजेशन भी कर सकती है। हालांकि पीएनबी बहुत बड़ा बैंक है, उसका प्राइवेटाइजेशन करने का मतलब बहुत ही बड़ा ये गेम होगा। वो छोटे बैंकों के साथ बात कर रहे होंगे, तो प्राइवेटाइजेशन तो मेरे हिसाब से पीएनबी का नहीं होगा, ये पीएसयू में रहेगा। तो उम्मीद है आज के वीडियो में मैंने आपको सारी डिटेल इस स्टॉक से संबंधित देने की कोशिश की, मार्केट के बारे में भी कुछ बातें की जो आपके काम आएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।